देखिए, जल विभिन्न अवस्थितियों में पाया जाता है। जल के कई स्रोत हैं जहाँ पर जल पाया जाता है, जैसे कि झील, नदी, सागर, महासागर। भूमिगत जल धरातलीय शैलों के नीचे, धरातलीय शैलों में, मिट्टियों में भंडारित जल, जीवित जीवों में जैविक पदार्थों में तरल के रूप में, और वायुमंडल में नमी के रूप में जल पाया जाता है। वहीं पर अगर उच्च अक्षांशों की बात करेंगे, तो ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करेंगे, तो वहां पर जल बर्फ के रूप में जमा हुआ है। जैव भू रासायनिक चक्र में पिछले क्लास में हम लोगों ने कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र की गैसीय अवस्था को समझा था। इस क्लास में जल चक्र को समझेंगे। देखिए, इस डायग्राम में हमने एक सामान्य उपस्थिति जल की दिखाई है और एक सामान्य प्रवाह दिखाया है। महासागरीय जल का जो सतह है ना, ये गर्म होता है, वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकरण होकर के ऊपर जाता है और ये बादल वगैरह बना लेता है। फिर ये परिवहन होता है बादलों का, और परिवहन के बाद इनका कंडेंसेशन होता है, यानी कि संघनन होता है, और संघनन के बाद वर्षा होती है, वृष्टि होती है। वृष्टि के कई रूप होते हैं। फिर यह पानी जो है कि जमीन पर आता है और जमीन से फिर भिन्न माध्यमों से महासागरों में पुनः वापस लौट जाता है। तो एक तरीके से ये जो है कि एक चक्रण चलता है, क्रिया चलती है। लेकिन यह प्रोसेस जितना दिखाई दे रहा है इतना आसान होता नहीं है। इसके बहुत से टर्म हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल इत्मीनान से, आराम से मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा जल चक्र के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से प्रायः सभी विषयों में, सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्रक्रिया को समझेंगे। ठीक ना, विश्व स्तरीय जलीय चक्र की जो क्रिया विधि होती है हम उसको समझेंगे। देखिए, जल एक ऐसा तत्व है जो सभी तत्वों को घुलाने में समर्थ होता है। इसके अलावा यह उष्मा को भंडारित रखने की भी क्षमता रखता है। जीव जंतुओं के पोषण में भी भरपूर सहयोग करता है और जीव मंडल में तत्वों के संचरण में सहायक होता है। इसलिए हमें इसका संचरण किस प्रकार से होता है वो भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, महासागरीय जल सूर्यातप द्वारा गर्म होता है। महासागरीय जल यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यह सूर्यातप के द्वारा इसकी सतह गर्म होती है और सतह के कुछ जल का जलवाष्प के रूप में रूपांतरण हो जाता है ना, जिसको इंग्लिश में इवेपोरेशन कहते हैं। कुछ रूपांतरण हो गया भाप के रूप में और फिर यह वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में जाकर के यह वायुमंडलीय आर्द्रता का निर्माण करता है और बादलों के रूप में वायुमंडल में रहता है। बादलों का वायु के द्वारा परिवहन होता है और यह बादल महासागरों से चल करके महाद्वीपीय भागों में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद ऊपर उठती हुई वायु द्वारा इनका कंडेंसेशन कर दिया जाता है, यानी कि इनका संघनन हो जाता है। और संघनन के बाद कुछ ऊर्जा जो है, संघनन के बाद जो जलवाष्प होता है उसका वर्षण होता है, यानी कि प्रिसिपिटेशन होता है। वर्षण के कई रूप होते हैं। धरातल पर वर्षण की क्रिया कई रूपों में संपन्न होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो जो कुछ वर्षा का जल होता है वो सीधे महासागरों में आ जाता है। महासागरों में जो बारिश होती है वो सीधे महासागरों में आ जाती है। पहली बात, इसको सीधा वर्षण या प्रत्यक्ष वर्षा, डायरेक्ट फॉल कहते हैं। यह डायरेक्ट वर्षा स्थल खंडों पर भी होती है और नदियों के माध्यम से सीधे इसका प्रवाह महासागरों की तरफ कर दिया जाता है। दूसरा, वर्षण के समय कुछ जल वनों के वितान के ऊपर रह जाता है। वितान वनों के ऊपरी भाग को कहते हैं। ठीक है, वनों के ऊपरी भाग को वितान कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पर, वनों के ऊपरी भाग को, जैसे कि यह कोई पेड़ हो गया, अगर मैं वितान को आपको समझाऊं तो यह जो ऊपरी भाग है, इस पेड़ का जो ऊपरी भाग है इसको बोलते हैं वितान। ठीक है, इसको बोलते हैं
वितान यानी कि कैनोपी। ये जो भाग ऊपरी वाला है इसको बोलते हैं कैनोपी। ठीक है, यह कैनोपी वाला भाग है। इसमें होता क्या है कि जल का अंतरारोधन कर लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो वितान होते हैं, वितान क्या करते हैं जल का, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नेट में पूछता है तो ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए। वितान जो वितान द्वारा जल का अंतरारोधन कर लिया जाता है, इंग्लिश में इसको इंटरसेप्शन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जल को रोक लिया जाता है। ठीक, अब जब यह वितान जल को रोक लेता है तो आगे की क्रिया क्या होती है कि कुछ तो जल यहीं से वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कि इसका वाष्पीकरण हो जाता है ऊपर की तरफ, और कुछ पत्तियों पर जो जल रहता है ना वो नीचे जमीन पर धरातल पर आता है। ठीक है, जिसको हवाई सरिता का नाम दिया जाता है, जिसे हवाई सरिता का नाम दिया जाता है। इंग्लिश में इसको एरियल स्ट्रीमलेट्स कहते हैं, एरियल स्ट्रीमलेट्स। ठीक है, स्ट्रीमलेट्स कहते हैं। देखिए कुछ जल इसमें से तने के सहारे, ठीक है, तना प्रवाह इसको कहते हैं, तना के सहारे जमीन पर आता है, और कुछ जो पत्तियों पर रुका होता है जब वो हवा चलती है या जब ऐसी कोई बात होती है तो कुछ जल की बूंदें वर्षा के बाद में, जब वर्षा खत्म हो जाती है तो ये जमीन पर गिरती हैं, इसी को बोलते हैं हवाई सरिता। ठीक है, तो दो तरीके हो गए, एक तो स्टीम फ्लो हो गया यानी कि तना प्रवाह हो गया, दूसरा एरियल स्टिमुलेट्स यानी कि हवाई सरिता के रूप में ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आपको बताएंगे कि जो आगे की कंडीशन थी वो क्या थी, कि हमने कहा कि जो कैनोपी होते हैं ना, कैनोपी यानी कि वितान, यहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है यानी कि वाष्पोत्सर्जन होता है जल का। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, महासागरीय जल के सतह का तापमान बढ़ा तो जल का वाष्पीकरण हुआ और यह जल वायुमंडल में चला गया, वायुमंडल में इसका परिवहन हुआ और यह महाद्वीपों के ऊपर लाया गया और यहाँ पर इसका कंडेंसेशन हो गया यानी कि संघनन हो गया। संघनन के बाद फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, वर्षण हुआ, और वर्षण कई रूपों में होता है, यानी कि यह बर्फ के रूप में भी होगा, ओस के रूप में भी होगा, कोहरा के रूप में भी होगा। विभिन्न माध्यमों से जल की बूंदें धरती पर नीचे आती हैं। अब इसमें से दो चीजें हमने आपको बताई, कुछ तो डायरेक्ट आती हैं जो जमीन पर आकर के नदियों के माध्यम से महासागरों में चली गई, और दूसरी की कुछ तो जो वनों के जो वितान होते हैं यानी कि वनों का जो ऊपरी भाग होता है, अभी हमने आपको समझाया कि वह कुछ जल को रोक लेता है और बाद में फिर स्टेम फ्लो यानी कि तना प्रवाह या फिर हवाई सरिताओं के माध्यम से वो जल नीचे वापस जमीन पर आ जाता है। ठीक है, और जो जल पौधों की जड़ों द्वारा, पेड़ों की जड़ों के द्वारा सोखा जाता है, यानी कि जो अवशोषण उस जल का किया जाता है, रूट ऑस्मोसिस होता है, उसके बाद उस जल का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, तो एक तो इवेपोरेशन हो रहा है और दूसरा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि वाष्पीकरण हो रहा है और वाष्पोत्सर्जन हो रहा है जल के वापस अंतरिक्ष में, वायुमंडल में जाने के, सॉरी अंतरिक्ष तो नहीं कह सकते, वायुमंडल में जाने के दो माध्यम है, एक तो वाष्पीकरण और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा कुछ जल का अंतः संचरण हो जाता है यानी कि इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, कुछ जल का इनफिल्ट्रेशन होता है, कुछ जल का इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि यह जल जमीन के नीचे आ जाता है और जिसको भूजल कहते हैं। ठीक है, भौम जल स्तर के रूप में या भूजल स्तर के रूप में ये आकर के इकट्ठा हो जाता है। फिर यहाँ से कुछ आधार प्रवाह होता है। ठीक है, और यह जल धीरे धीरे कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से महासागर में पहुंचता है। ये सभी जल महासागर में नहीं पहुंचता है, कुछ जल का केशिका तो क्रिया के द्वारा यानी कि कैपिलरी एक्शन के द्वारा, केशिका क्रिया क्या होती है कि एक नाली टाइप का छोटा सा पतला सा रहता है ना, और उसमें से यह जल वापस धरातल पर पहुंचता है और फिर इसका वाष्पीकरण हो जाता है।
दूसरा, ऐसा भी कुछ तत्व होता है, कुछ जल का कुछ अंश होता है जो धरती में चट्टानों के नीचे आ जाता है। ठीक है, जो धरती में चट्टानों के नीचे आ जाता है, यानी कि वह चट्टानों के जब नीचे आ जाता है तो वह नीचे ही आकर के बंद हो जाता है। ठीक है, उसका फिर न तो वाष्पीकरण होता है और ना ही अन्य कोई घटना उसके साथ हो पाती है। न तो वह वायुमंडल में जा पाता है और न तो वह पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो इसको बोलते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल। ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझा दी। दिखने में ये जो पूरी प्रक्रिया लग रही है, आसान लग रही है, लेकिन इसके जो तत्व पूछे जाते हैं, जो फैक्ट पूछे जाते हैं, वो थोड़े से हमें आपको समझाना है कि वो तत्व क्या होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से दो बातें हमें समझ में आ रही हैं। पहली बात क्या समझ में आई, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि पहली बात क्या समझ में आ रही है कि एक तो जल का, ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये है आपका महासागर। यहाँ से जल का वाष्पीकरण हुआ और पेड़ पौधों से जल का वाष्पोत्सर्जन हुआ। ठीक है, यहाँ से हो रहा है वाष्पीकरण और इधर से हो रहा है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, फिर इसका प्रवाह हो रहा है, फिर वर्षण भी हो रहा है। वर्षण के माध्यम से जल पुनः धरती पर वापस लौट रहा है। दो चीजें हो गई। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल वायुमंडल में पहुंचा और वाष्पीकरण के द्वारा जल वायुमंडल में पहुंचा। फिर जब वर्षण हुआ तो कुछ जल वापस जो है नदियों में आकर के मिल गया और नदियों ने जाकर के उसको महासागर में छोड़ दिया, सागरों में छोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है और फिर वर्षण हो रहा है। पहाड़ों के ऊपर बर्फ के रूप में वर्षण होता है, ये बर्फ फिर पिघलती है और पिघल करके नदियों में आता है और नदियों में आने के बाद फिर से इसका महासागरों में विलय हो जाता है। अब यहाँ से कुछ मैं फैक्ट आपको बताऊंगा, कुछ आंकड़ों को बताऊंगा, समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ आंकड़े ये कहते हैं, आप उसको ध्यान से नोट करेंगे। आंकड़े हैं कि देखिए दुनिया में विश्व स्तर पे, ठीक है, विश्व विश्व स्तर पर जितना भी जल है, ठीक ना, उसका 95% जल तो संचरण में है ही नहीं। यानी कि समस्त जीवमंडल में स्थित समस्त आर्द्रता का 95% भाग जलीय चक्र के लिए सुलभ नहीं है। यानी कि अगर 100% जल है तो उसका 95% जल चक्र में शामिल होता ही नहीं है। तो शामिल होता कितना है, वह केवल 5% शामिल होता है। यानी कि जल चक्र में कितना शामिल होता है, 5% शामिल होता है। इसकी कुछ अनुमानित मात्रा 2,50,000 बताई गई है। यानी कि इसको हम अगर ग्राम में काउंट करें तो ये बताई गई है आपका 2,50,000 इंटू 10⁻20 ग्राम, इतना बताया गया है। ठीक, ये मात्रा बताई गई है जो 95% में है। यानी कि यह जलीय चक्र के लिए उपलब्ध नहीं है। यानी कि समस्त आर्द्रता पृथ्वी पर जितनी भी मौजूद है, 95% का चक्र चलता ही नहीं है, केवल 5% का चक्र चलता है। अब इस 5% को ही यानी कि अब 5% है, तो पूरी दुनिया में जब चक्र की हम बात करते हैं, जलीय चक्र की, यानी कि जब जल की जो पुनरावृत्ति होती है, हम इसी को 100% मान लेते हैं कि ठीक है, यही हमारा 100% है। यानी कि जो जल अवेलेबल है पूरी दुनिया के लिए, वो 100% जल अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि अच्छा, तब एक क्वेश्चन आप पूछेंगे कि ये बाकी जल कहाँ है। देखिए ये शैलों के नीचे बंद है, क्रस्ट के नीचे, शैलों के नीचे, चट्टानों के नीचे ये जल क्या है, दबा हुआ है, बंद है। इसका हम किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं कर सकते। यह जल चट्टानों के नीचे दबा हुआ है। ठीक है, जैसे आप बोरवेल करते हैं, बोरिंग वगैरह गांव में सबमर्सिबल का और हैंडपंप वगैरह का होता है,
तो जब चट्टान कोई नीचे आ जाती है तो वहां से बोरवेल नहीं हो पाता, वो कैंसिल हो जाता है। फिर हम दूसरी जगह जो है कि बोरिंग करना इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो वही कहानी यहाँ भी है कि इसी तरीके से शैलों के नीचे ये जल पूरा का पूरा दबा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। अब यहां से हम बात करेंगे कि जो 5% बचा, यानी कि जो 5% बचा हुआ है, हम उसी को 100% समझ रहे हैं। तो जब वही हमारा 100% है तो इसमें से आंकड़ा आपको नोट करना होगा कि 97%, 97%, एग्जैक्ट डाटा है 97.2% जल, 97% जल महासागरों में है, महासागरों में है। और ये है खारे जल के रूप में, ठीक है, खारे जल के रूप में है, जिसको हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि अब बचा 2.8% जल, 2.8% जो जल है यही शुद्ध है, इसको हम शुद्ध कह सकते हैं, यह शुद्ध है। लेकिन इसमें से भी 2.15% जो जल है ना, वह बर्फ के रूप में जमा है। इसमें से भी 2.15% जो जल है वह बर्फ के रूप में है, ठीक है। यानी कि पर्वतों के ऊपरी भाग पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि आर्कटिक महासागर में बर्फ के रूप में, ग्रीनलैंड में और अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में, या फिर पर्वतों के जो ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं उनके ऊपर बर्फ के रूप में, ग्लेशियरों के रूप में 2.15% बर्फ के रूप में जमा है इसमें से। यानी कि अब इसमें से कितना बचा, इसमें से बचा केवल 0.62%, इसको कहते हैं भूमिगत जल, ठीक है। यही भूमिगत जल है जो हमारे पीने के योग्य है। अच्छा, इस भूमिगत जल का भी अगर हम बात कर दे, आपको डाटा बता दे, तो 0.03% नदियों और तालाबों में है। इतना नदियों प्लस तालाबों में है, आप ये आंकड़े नोट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे लिए बचा पीने के लिए वो और भी कम बचा। हालांकि नदियों और तालाबों का जल भी स्वच्छ होता है, उसको भी लोग यूज में लाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गया इसका, ये आंकड़े हो गए कुछ, आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, इसमें एक और आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जितना भी 1971 की बात करेंगे, 1971 में एक विद्वान हुए थे M.I. बुडिको, M.I. बुडिको। M.I. बुडिको एक विद्वान हुए थे 1971 में। इन्होंने एक आकलन किया था, अनुमान लगाया था वाष्पीकरण और वर्षण से संबंधित, यानी कि कितना वाष्पीकरण हो रहा है और कितना वर्षण हो रहा है, इससे संबंधित अनुमान इन्होंने लगाया था कि वाष्पीकरण कितना हो रहा है और वर्षण कितना हो रहा है। तो इनके अनुमान के मुताबिक महासागरीय क्षेत्रों में, है ना, जब हम ओशियन की बात करेंगे, महासागरीय क्षेत्रों की बात करेंगे, तो महासागरीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण ज्यादा होता है और वर्षण निगेटिव में रहता है। यानी कि जितना वाष्पीकरण होता है उतना ज्यादा वर्षण नहीं हो पाता है। तो इनका अनुमान था कि देखिए, महासागरों से प्रति वर्ष 4,55,000, 4,55,000 घन किलोमीटर का, किलोमीटर स्क्वायर जल का वाष्पीकरण हो जाता है। यानी कि महासागरों से प्रति वर्ष की बात की जा रही है, प्रति वर्ष 4,55,000 घन किलोमीटर जल का वाष्पीकरण हो जाता है। लेकिन जब वर्षण होता है महासागरों में डायरेक्ट, तो वर्षण में महासागरों को मात्र 4,09,000 घन किलोमीटर जल ही प्राप्त होता है। यानी कि 4,09,000
घन किलोमीटर जल ही प्राप्त होता है। वाष्पीकरण महासागरों से जल का हुआ 4,55,000 घन किलोमीटर, और वर्षण यानी कि गया कितना, 4,55,000 घन किलोमीटर, और प्राप्ति जल की कितनी हुई, 4,09,000 घन किलोमीटर। यानी कि शेष कितना रह गया, प्रति वर्ष 46,000 घन किलोमीटर जल की हानि हो रही है महासागरों को। यानी कि महासागर 46,000 घन किलोमीटर जल प्रति वर्ष खो रहा है। तो क्या यह खोता ही रहता है? इसका उत्तर है नहीं, इसको प्राप्ति भी होती है। कैसे प्राप्ति होती है? ये तो ओशियन की बात हो गई। अगर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, यानी कि स्थल खंडों की बात करते हैं, तो स्थल खंडों पर जो प्रति वर्ष वर्षण होता है, स्थल खंडों पर जो प्रति वर्ष वर्षण होता है, वह वर्षण होता है 1,08,000 घन किलोमीटर। 1,08,000 घन किलोमीटर वर्षण होता है। ये वर्षण कहाँ होता है? यानी कि जल की प्राप्ति होती है स्थल खंडों पर। कितना? 1,08,000 घन किलोमीटर। और स्थलीय भागों से प्रति वर्ष वाष्पीकरण कितना होता है? स्थलीय भागों से प्रति वर्ष वाष्पीकरण कितना होता है? केवल 62,000 घन किलोमीटर। यानी कि स्थल खंडों पर, ये यूजीसी नेट का डाटा, क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर अन्य कोई ऑप्शनल एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें पूछा जाता है। ठीक ना? स्थल खंडों पर जितना वर्षण होता है उससे कम वाष्पीकरण होता है, लेकिन महासागरों में जितना वाष्पीकरण होता है उससे कम वर्षण होता है। यहां पर जो डिफरेंस आता है वो आता है 46,000 घन किलोमीटर का ही डिफरेंस आता है। यानी कि स्थल खंडों पर 46,000 घन किलोमीटर जल अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है, और यही जल नदियों के माध्यम से वापस महासागरों में चला जाता है। यही जल नदियों के माध्यम से वापस महासागरों में चला जाए। तो जितना यहाँ पर इसकी हानि हो रही है उतना यहाँ पर इसका पूर्ति हो जा रहा है। इसको कहते हैं महासागरों में और महाद्वीपों पर जल का संतुलन। तो ये एक फैक्ट है, डाटा है, आंकड़ा है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए, अब जो मैंने इतना कुछ सभी स्लाइडों में आपको समझाया है, जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, उसको मैंने अलग से नोट भी कर रखा है। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेकर के लिख सकते हैं। ठीक है, जल चक्र की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ वाटर, मैंने बहुत सी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। जैसे सबसे पहले होता है जल का वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने अलग प्रकार से उदाहरण दे करके और बाकी चीजों को करके भी समझाया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके लिख सकते हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब जल नमी 100% होती है ना, तो हवा पानी से सैचुरेटेड होती है। मतलब जब सैचुरेशन होगा तो जलवाष्प नहीं बनेगा। ये तो छोटी सी बात है, हाई स्कूल इंटर में आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो भी आप समझ जाएंगे, है ना। जब ये संतृप्त होती है तो इसका वाष्पीकरण नहीं होता भाई। जब जल संतृप्त होगा, वायु संतृप्त होगी, नमी पर्याप्त होगी, 100% नमी होगी जब किसी भी वायु में, तो जल का वाष्पीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है? वाष्पीकरण होगा। दूसरा, उसका ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि एक तो जल वायुमंडल में किस विधि के द्वारा गया? वाष्पीकरण से गया। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन से भी जाएगा, यानी कि ट्रांसपिरेशन से भी जाएगा। पौधे अपनी पत्तियों से पानी खोते हैं, यानी कि पौधे अपनी पत्तियों से भी पानी को छोड़ते हैं, उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्लियर है? तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इसमें एक डाटा यहाँ पर है कि हर साल एक विशाल ओक का पेड़ 40,000 गैलन हर साल, यानी कि प्रत्येक साल अगर कोई बड़ा ओक का पेड़ है तो 40,000 गैलन, यानी कि 1,51,000 लीटर तक पानी उत्सर्जित कर सकता है।
यानी कि सोचिए कि उत्सर्जन भी काफी मायने रखता है। इसके बाद होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पानी के रूप में बिना बदले, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई बर्फ हो गया, बिना पिघले वो सीधे गैस में बदल जाता है, यानी कि पिघलने की क्रिया नहीं हुई, वो सीधे गैस में बदल गया, जिसको हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे ड्राई आइस वगैरह हो गया, है ना, ड्राई शुष्क बर्फ या ड्राई आइस, जो जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड, जो जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बिना पिघले सीधे बर्फ में गैस में तब्दील हो जाता है। तो एक और प्रक्रिया होती है ना, सब्लिमेशन की, यानी कि पहली प्रक्रिया क्या हो गई, वाष्पीकरण। दूसरी प्रक्रिया क्या हो गई, वाष्पोत्सर्जन। और तीसरी प्रक्रिया क्या हो गई, यानी कि पानी के भाप में बदलने की, पानी के वायुमंडल में जाने की, सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये चीज। अब जब वो वायुमंडल में चला जाता है तो इसका होता है परिवहन, और परिवहन होने के बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है कंडेंसेशन, यानी कि ये होता है संघनन। और संघनन की क्रिया के द्वारा जलवाष्प ठंडा होता है, तरल में बदल जाता है, मिस्ट या बादलों में बदलता है, और फिर यह वृष्टि करा देता है, यानी कि वर्षण करा देता है। वर्षण कई रूप में होता है, बर्फबारी होती है, ओस पड़ता है, कुहासा पड़ता है, नमी नीचे आती है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कंडेंसेशन के बाद जब कंडेंसेशन हो जाता है तो उसका प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि वर्षण होता है, बारिश होती है, ठंडा हो जाएगा तो बारिश हो जाएगी, पृथ्वी पर पानी चला आएगा। ठीक है, ये कुछ आंकड़े मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, कि हर साल कितनी बर्फबारी होती है और हर साल कितना भूमि पर बारिश होता है। मैं यहाँ बता देता हूँ कि हर साल समुद्र के ऊपर 3,98,000 घन किलोमीटर, ठीक ना, बारिश होता है। भूमि पर जो बारिश आती है वो 1,07,000 घन किलोमीटर होती है। स्थल खंडों की अगर हम बात करें, जो मैंने आपको आंकड़े समझाए हैं लगभग उसी से संबंधित ये आंकड़ा है। ठीक ना, और 1,000 घन किलोमीटर बर्फबारी होती है पृथ्वी पे। इसको प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, जैसे कि पर्वत हो गया, मौसम हो गया, और भी चीजें हो गई। अब जब वर्षण हो जाता है तो जल अब जमीन पर आता है। ठीक ना, उसमें से कुछ टर्म भी आप नोट कर लेंगे, जैसे इन्फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि जब जमीन पर आता है ना तो उसका कुछ हिस्सा धरती के अंदर चला जाता है विभिन्न छिद्रों के माध्यम से। और फिर कलेक्शन होता है, जब पानी वापस वर्षा के रूप में गिर जाता है तो समुद्र, झीलों या नदियों में वापस आ जाता है, या किनारे पर ही उड़ सकता है। ठीक है, और फिर यह धीरे धीरे नदियों में इकट्ठा होकर के, विभिन्न धाराओं में इकट्ठा होकर के महासागरों में चला जाता है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। अब जल चक्र बदलने वाली मानव गतिविधियां, मानव की ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो जल चक्र को बदल सकती हैं। कृषि, उद्योग, बांधों का निर्माण, वनों की कटाई और वनीकरण, कुएं से भूजल को हटाना, शहरीकरण और जलवायु पर प्रभाव। इसके अलावा मैंने इस स्लाइड में पार्थिव जल संतुलन को लिख रखा है, यानी कि जो मैंने आपको इस स्लाइड में समझाया था, यानी कि हाँ, यहाँ पर मैंने आपको जो चीजें समझाई थी, इस स्लाइड में जो चीजें मैंने आपको समझाई थी, यहाँ वाले में जो चीज मैंने आपको समझाया था, उसको मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कितना बचता है, कितना आता है, कि जो मैंने समझाया उसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है जियोग्राफी जंक्शन के नाम से। ठीक है, @जियोग्राफी जंक्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी चैनल का दे दूंगा। जियोग्राफी जंक्शन के नाम से ग्रुप है हमारा, इसमें प्रतिदिन टाइमली क्विज चलती है, और यहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं, और अपने कोई भी डाउट, आपके जो भी डाउट हो उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ सीधे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है
या किसी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है या पीडीएफ वगैरह भी आपको चाहिए, या फिर प्रैक्टिकल भी मैं पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिकल से संबंधित कोई चीज़ आपको जाननी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप आराम से इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। वहाँ हर प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाता है। हमारी टीम या मैं आपसे खुद संपर्क करेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।